This is BA second year for the political science. I'm Dr. Rajni Tasiwal, PG College Talk. As we started the second or the fourth chapter, it was the Gandhian era and the non-cooperation movement. महात्मा गांधी जी के पदार्पण के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में जो चेंज आया था उसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने पहला डिस्कस किया था असहयोग आंदोलन, जिसके रीज़न्स ये थे कि उस समय पर जो आपकी सिस्टम था इंडिया का, उसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा योगदान होता जा रहा था और जनता में एक तरह का विद्रोह था। मतलब जनता घोर निराशा और असंतोष के कारण ब्रिटेन की उस जाति का विरोध करने लगी थी। रोलेट एक्ट जब आया तो उसके आने के बाद में भी इंडियन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि उस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी, जबकि हम इंडिया में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर गिरफ्तार कर सकती थी और उसको नज़रबंद रख सकती थी। 18 मार्च 1919 का जो ये रोलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बारे में मोतीलाल नेहरू ने उस समय कहा था कि ना तो किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार था, ना ही किसी व्यक्ति को वकील करने का अधिकार था, और ना ही कोई व्यक्ति अपनी दलील रख सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि एक साधारण व्यक्ति जो है, जो इंडियन था, उसको इतनी पावर भी नहीं थी कि वो अपना रीज़न जान सके कि उसे नज़रबंद क्यों किया गया है। और इस बात का इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसका विरोध बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया और इसके विरोध के अंतर्गत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बेसिकली था, वो जनरल डायर के द्वारा जो आदेश दिया गया, एक बहुत बड़ी सभा जो चल रही थी, जिसे प्रार्थना सभा कहा जाता है या प्रार्थना सभा उसको लोगों ने कहा, उस सभा के अंतर्गत जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जबकि जो मार्च निकाला जा रहा था, जो हड़ताल का माध्यम था, वो बहुत शांत था। हम अपनी बात रखना चाह रहे थे या हम अपनी बात रख रहे थे, पर उसके अगेंस्ट में जो हुआ और डिप्टी कमिश्नर ने जो आदेश दिया, उसके कारण लगभग ऐसा माना जाता है कि 800 व्यक्ति उस कांड में मारे गए। उस घटना का भी विरोध हुआ और उस घटना के विरोध के कारण भारतीय जनता ने ये मन मस्तिष्क में बिठा लिया था कि हमें इस गवर्नमेंट का जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक पक्ष है, या जो विरोध करने का तरीका है, जो अत्याचार करने का तरीका है, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में हंटर कमेटी की स्थापना की गई और हंटर कमेटी ने जब डिसीज़न लिया तो हंटर कमेटी ने इंडियंस का पार्ट नहीं लिया या इंडियंस का सपोर्ट नहीं लिया। उन्होंने उस जनरल डायर को एक ऐसा व्यक्ति साबित कर दिया जो बहुत ज़्यादा देशभक्त था। मतलब उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया गया कि जिसने अपने नेशन के प्रति प्यार को प्रकट करते हुए या अपने नेशन को एक्सेप्ट करते हुए वो घटना घटित करवाई या गोली चलाने का आदेश दिया। हंटर कमेटी के बाद में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और ये खिलाफत आंदोलन इसलिए आया था क्योंकि तुर्की के सुल्तान जो थे उसके अधिकार छीन लिए गए। जब उसमें संधि की गई, ब्रिटेन की तुर्की के साथ संधि हुई, तो जो तुर्की का सुल्तान था, तुर्की के जो सुल्तान थे, उसके अधिकार छीन लिए गए और उस अधिकार छीनने के कारण जो भारत के मुसलमान थे वो उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि भारतीय मुसलमान जो थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उस धर्मगुरु को मानते थे, खलीफा को मानते थे। इसके बाद में चेंज आने लगा और कांग्रेस की नीति में फिर परिवर्तन हुआ। 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, क्योंकि गांधी जी को भी समझ में आने लगा था कि यदि हम हिंसा करते हैं, क्योंकि वो खुद एक अहिंसक व्यक्ति थे, तो उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि यदि हम हिंसा करते हैं तो हमारा जो तरीका है, द वे टू टॉक, वो जो तरीका जिसमें हम हत्या नहीं करना चाहते, किसी का खून नहीं बहाना चाहते, या किसी का विरोध गोली चला करके नहीं करना चाहते, या लठ का प्रयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे समय में गांधी जी ने एक नया माध्यम निकाला कि हम उस संस्था का, उस शासन का ही सहयोग ना करें जो हम पर राज कर रही है। इसका जो स्टार्टिंग है वो ये हुआ कि 1919 में भारतीय जनता के लिए असहयोग आंदोलन जो था वो आ गया और उसके कारण भारत में जितनी भी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी, उन सब
का भारत में बहिष्कार होने लगा। इसके कारण वैतनिक अवैतनिक पदों को त्याग दिया गया। सरकारी और अर्ध सरकारी जितने भी स्कूल कॉलेज थे उनका भी बहिष्कार किया जाने लगा। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो चेंज होने वाले थे, जो चुनाव का प्रोसीजर उन्होंने दिया, उसको भी हम भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार हम करने लगे थे, विदेशी माल को एक्सेप्ट करना हमने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो थी उसका एक सकारात्मक पक्ष ये हुआ कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना होने लगी। पारस्परिक जो विवाद थे वो तय करने के लिए निजी पंचायतों का गठन होने लगा, प्रयोग होने लगा। बड़े पैमाने पर स्वदेशी व्यापार का प्रचार हुआ, हाथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार किया जाने लगा। और सबसे बड़ा चेंज आया कि हम अस्पृश्यता का अंत करने की ओर चलने लगे। ये जो अस्पृश्यता है वो बेसिकली हिंदुस्तान में है, लेकिन इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने ज़्यादा उठाया क्योंकि वो खुद को बहुत पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा लिटरेट मानते थे। वो ये मानते थे कि जो हिंदुस्तानी है वो मलेच्छ की कैटेगरी के हैं। मलेच्छ का मतलब है वो ना तो वो दे आर नॉट ह्यूमन, वो आधे जानवर है और आधे इंसान है, और आधे इंसान जो वो भी पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसा होने के बाद में जब गांधी जी ने देखा कि हमें हमारे ही देश में अगेंस्ट लिया जा रहा है या हमें हमारे ही देश में नीचा दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन का सूत्रपात करते हुए केसरी हिंद की जो उपाधि थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को छोड़ दिया, ऑर्डनरी मजिस्ट्री छोड़ दी, और कई विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज का विरोध किया। इन सब का एक जो पॉजिटिव जो हुआ उसका पॉजिटिव ये हुआ कि उस समय के बाद में बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद तिलक महाराज विद्यापीठ, पूना मुस्लिम विद्यापीठ और अलीगढ़ और तथा काशी विद्यापीठ काशी की स्थापना हो गई। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि हम उन स्कूल्स में या उन कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते थे जिनका ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेज़ों के हाथ में था। सो व्हेन हम जब अपनी बात करते हैं, जब अपने नेशंस की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले पाते हैं कि एजुकेशन यदि हमारे सिस्टम में नहीं है, यदि एजुकेशन हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं पर अपने आप को पीछे पा रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है जो फंडामेंटल है, जो आपके नेशंस को तैयार करती है, जो आपकी यंग जनरेशन को रेडी करती है। तो उस शिक्षा का जिसका विरोध किया गया, उसके विरोध के बाद में हमने अपनी एजुकेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार किया गया उसमें कई लोगों ने सपोर्ट दिया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 20 लाख स्वयंसेवकों की एक सूची तैयार हो गई, 20,000 चरखे रेडी किए गए। और इस आंदोलन के माध्यम से एक चीज़ समझ में आई कि हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग नहीं है, दोनों को नेशंस की आवश्यकता है और दोनों ही इस नेशन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो जो स्वराज्य है उसको गेन करना चाहते हैं। दे वांट अ नेशन विथ फुल अथॉरिटी, अ नेशन विथ फुल कॉन्स्टिट्यूशन, अ नेशन दैट कैन गिव द पावर, जिसमें आपको लिबर्टी भी मिले, आपको वोटिंग का पावर भी मिले, और सबसे बड़ी बात है कि आपको इतनी लिबर्टी मिले कि आप अपनी बात मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से या किसी सपोर्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार जब हुआ तो ये भी बड़ी एक अजीब सी घटना थी। इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या किया जाए। तो इस समय ये हुआ कि जनता को कैद करने के लिए अब अंग्रेजों ने एक नया साधन निकाल लिया, राजद्रोह सभा अधिनियम। इसमें लगभग ऐसा किया गया कि हम किसी भी व्यक्ति को जो भी आंदोलन करना चाह रहा है या जो भी नेशन का डिमांड करता है उसको आपने विद्रोही साबित कर दिया, उसको आपने जेल में डाल दिया या उसका विरोध कर दिया या उसके बोलने की शक्ति को छीन लिया। इन सब कारणों से लगभग 4 मार्च 1921 को कई सिखों ने इकट्ठा होकर के और इसका विरोध करने का कोशिश किया, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलाई और लगभग 70 लोगों की मौत हो गई। 1921 में विदेशी शस्त्रों के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई और इसी के कारण 1921 के आसपास 1921 विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के कारण अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस महासमिति ने अपनी बैठक में अली बंधुओं की गिरफ्तारी का विरोध भी किया और गिरफ्तारी के विरोध में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय
कर लिया गया। 1921 सितंबर तक चित्तरंजन, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद और गांधी जी के अतिरिक्त सभी जो मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय की जो गिरफ्तारियां थी वो लगभग 60,000 के आसपास थी। मतलब आपने अपनी बात रखी तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको सीधे वहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जहाँ से आप अपनी बात बोल नहीं सकते हैं। ये वो समय था जब आपको कचोटता है वो चीज़ कि आपकी इंडिपेंडेंसी वो दूसरे के हाथ में है, आपका पूरा देश का शासन दूसरे के हाथ में है, आपके यहाँ का कच्चा माल जो है वो वहाँ जा रहा है, वहाँ से रेडी होकर के आ रहा है और आपकी मजबूरी ये है कि आप उसकी ज़्यादा कीमत दे करके आप उसको ख़रीद रहे हैं। ये जो कुचक्र था, आर्थिक अर्थव्यवस्था का जो कुचक्र था, उसमें हम इतने फंसते जा रहे थे कि कर्ज भी बढ़ रहा था, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि अकाल जो था, क्योंकि बारिश का एक फिक्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं होती है बारिश, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट उसका बेसिक इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो हमारी क्रॉप सिस्टम पे पड़ता है। वो जो बेसिक इफ़ेक्ट है वो हमारी उस किसान जनता पर पड़ता है जो अन्न उगाती है, क्योंकि वो बोरो करके बीज लाता है, वो बोरो करके सिंचाई करता है, वो बोरो करके अपने सिस्टम को रन कराता है, वो बोरो करके अपना पेट भरता है। तो एक वो व्यक्ति जो मूलभूत पेट भरने के लिए खेती करता है, अगर उसके खेत में पानी नहीं गिरेगा और ऊपर से सरकार का कुचक्र जो दमन चक्र चलता है, ब्याज छीन लेने का या ज़मीन के एवज़ में कर लेने का, तो ये जो सिस्टम था इसने उस समय के किसान को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। रजनी पामदत्त का मानना था कि ये जो सब कुछ चल रहा था, जनता की जो नफ़रत थी उसका इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं देखा था। और महात्मा गांधी ने फिर 7 दिन के अंदर सरकार को अपनी दमन नीति में परिवर्तन करने के लिए चेतावनी भी दी गई, जो महात्मा गांधी ने दी, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया, जिसमें न कर दो कार्यक्रम भी शामिल हुआ। ये जो न कर दो में ये चीज़ आई थी कि आप जब खेती नहीं कर पा रहे हैं, आप जब कपड़ा नहीं बना पा रहे हैं, आप जब अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में उस गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मान लीजिए बारिश नहीं होती है या क्रॉप सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है, उसके बावजूद भी यदि किसान से कर मांगा जाता है, तो ये जाती है, ये इतनी बड़ी जाती है कि एक व्यक्ति जिसका बीज उधार का है, जिसका खाद उधार का है, जिसका प्लांटेशन उधार का है, जिसका पानी भी नहीं बारिश की वजह से हो पाया है, ऐसे व्यक्ति से कर की डिमांड करना निहायत ही गलत है। 7 दिन के बाद में जब एक घटना घट गई, 7 दिन जब हुए, कि गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस बल के प्रयोग से परेशान होकर के जनता ने एक थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और लगभग 21 जो सिपाही थे वो जलकर मर गए। हम देखते आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ने अपना स्टार्ट किया था लाइफ, और जब उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको ट्रेन और सब जगह से बाइकाट किया गया या उनका विरोध किया गया, तब भी महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट किया हुआ था। उन्होंने कभी किसी का विरोध करने के लिए गाली गलौच या अहिंसक वर्ड या हाइपर जो वॉल्यूम जिसे बोलते हैं उसका उपयोग नहीं किया था। जब उन्होंने देखा कि मेरे इस आंदोलन में चोरी चोरा कांड हुआ है और उसके अंदर 21 लोग मारे गए हैं, तो वो परेशान हो गए, क्योंकि जो रास्ता था अहिंसक होने का या अहिंसा का, वो कहीं ना कहीं हिंसा की ओर चला जा रहा था। इसका रिजल्ट फैक्टर ये हुआ कि उनको ये चीज़ सहन नहीं हुई और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 6 साल की उनको सज़ा दी गई। इट वॉज not the negative of a चोरी चोरा कांड, it was a way to establish the way of non-violence। महात्मा गांधी जी को ये जो 6 वर्ष की सज़ा हुई या 6 वर्ष जो उनको जेल में जाना पड़ा, तो इससे ये बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने गलत किया। एक बात समझ में आई कि इस घटना के बाद में नॉन वायलेंस जो था वो इंडिया में एक प्रॉपर वे के रूप में सामने आया। हम कोशिश करते हैं कि
अपनी जो किसी बात है उसको बिना किसी विरोध के या बिना किसी अत्याचार के या बिना किसी वॉयलेंस के हम कर सकें। महात्मा गांधी के सामने ऐसा नहीं हो पाया, तो उन्होंने इसका रिजल्ट फिर यही निकाला कि मैं अगर जनता के सामने अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ या रास्ता दिखाना चाहता हूँ नॉन वॉयलेंस का, तो आई हैव टू डू दैट। और 6 साल तक उनको ये सज़ा भुगतनी पड़ी। सुभाष चंद्र लाला लाजपत राय ने जेल में ही एक पत्र लिखकर के गांधी जी को कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया। सुभाष बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह सबसे ऊपर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोगों ने क्या सोचा। ये सबकी अलग अलग बात है जिसमें सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि जब लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो उन्होंने कहा किसी एक स्थान पर कोई गलत काम हो गया और आपने पूरी जनता को ही उसका पनिशमेंट दे दिया, तो ये गलत है। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस ने माना कि जब जनता बिल्कुल तैयार थी कि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल देंगे और आपने अचानक से उस आंदोलन को वापस ले लिया। जबकि हम महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक अलग दृष्टिकोण हमें नज़र आता है। यदि किसी चीज़ को स्थायी करना है या किसी परिवर्तन को अपने आसपास समाज में, सोसाइटी में या देश में परमानेंट लेकर के आना है, तो हो सकता है उसके लिए हमें पनिशमेंट लेना पड़े या हो सकता है हमें परेशान होना पड़े या ये भी हो सकता है कि हमें बहुत लंबा वेट करना पड़े। पर वो जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो तब हो पाता है जब आप किसी चीज़ के लिए खुद पर पेन उठाते हो या किसी तकलीफ से गुजरते हैं। महात्मा गांधी की इस स्टेप का विरोध हुआ, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि 1947 में जब नॉन वायलेंस जीता, 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश अस्तित्व में आए, तो उसमें एक जो बड़ी शक्ति थी, जीतने वाली शक्ति थी, वो महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस था, वॉयलेंस नहीं था। हमने किसी से युद्ध नहीं लड़ा, हमने किसी के खिलाफ बंदूक नहीं चलाई, हमने किसी के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र नहीं किया। हमने अपनी बात रखी, हमने अपना स्वराज्य मांगा और वो हमें मिला। राजनीति में धर्म का प्रवेश बड़ी अजीब स्थिति होती है, क्योंकि राजनीति और धर्म जो है वो एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हम मनु की बात करते हैं, आपने फर्स्ट में पढ़ा भी होगा, मनु कहते हैं कि धर्म और राजनीति यदि अलग अलग कर दिए जाते हैं तो जो राजनीति है वो दुर्गति से गुजरती है या दुर्गंध उसमें आने लगती है। उसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि यदि राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा तो राजनीतिक सर्पणी बन जाती है जो सबको डसती है। सर्पणी का मतलब वो नागिन बन जाती है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि उसमें अनैतिकता का आवेश या अनैतिकता का प्रवेश हो जाता है। राजनीति में धर्म का प्रवेश बड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि मजुमदार ने कहा गांधी जी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुना गया आधार बहुत कमज़ोर था, इसलिए ये आंदोलन गड़बड़ हुआ। मतलब वो समझ नहीं पाए कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी कारगर है भी या नहीं है। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविवेकपूर्ण था बल्कि बालक सदृश था। वो इसलिए कहा गया क्योंकि गांधी जी ने कमिटमेंट किया था कि यदि आप मेरे रास्ते पे चलते हैं तो 1 साल के अंदर आपको मैं स्वराज्य देने की बात रखता हूँ। लेकिन गांधी जी इस बात को शायद भाप नहीं पाए कि मेरा जो नॉन वायलेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए शक्ति बने। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बात को स्वीकार तो करते हैं पर शायद उतारते नहीं हैं। स्वीकार करना और उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करना, दीज आर द बोथ 2 डिफरेंट वेज टू टेक द लाइफ। सो गांधी जी का ये मानना तो सही था कि हम 1 साल में स्वराज्य गेन कर सकते हैं, पर माध्यम जो था उसके बारे में वो समझ नहीं पाए कि उनको ये नहीं लगा कि कहीं जो मेरा नॉन वायलेंस है वाकई में लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर भी ये जो आंदोलन था इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में लाया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। इस आंदोलन के माध्यम से जो नॉर्मल जनता थी वो भी समझने लगी थी, वो निर्भीक हो गई थी, वो अब अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करने लगी थी। इस आंदोलन का एक लाभ ये हुआ कि जब तक आंदोलन चलता रहा ब्रिटिश सरकार जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील भी रही। इस हेतु उन्होंने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक कार्यान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरफ से सहयोग दिया। एंड द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन वाज दैट कि 1921 के वर्ष ने निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस का एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी, पर अब क्या हुआ, महात्मा गांधी ने इसको नया विधान दे दिया था और उसे देशव्यापी बना दिया था। उन्होंने इस क्रांतिकारी संगठन के रूप में इसका परिवर्तन भी कर दिया था। ये वो मूवमेंट है जो महात्मा गांधी के आने के बाद में इंडिया में हुए। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भारतीय शासन अधिनियम में जब चेंज आया तो 1919
का जो सिस्टम था या शासन प्रणाली थी वो क्या चीज़ थी, व्हाट वाज द हायरार्की, व्हाट वाज द डायरार्की। ये जो द्वैध शासन था, ये जो मार्क्सवादी की घोषणा थी, वो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसके बाद में 1919 के दिन में क्या चेंज किया गया, सरकार ने हमें क्या दिया, कितना दिया, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना। आई एम होपिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एज यूजल। Just keep watch all the videos, and just try to read out all the videos which we are uploading on the YouTube channel. Take care. Bye.